हेलो एवरीवन। सो अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का क्वेश्चन नंबर 30 ऑफ एनसीईआरटी। सो क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं पहले। ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग थिन वायर ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा विदाउट यूजिंग गॉस लॉ। अभी हमको क्या बोला है कि गॉस लॉ को यूज नहीं करना, और जो हमने थ्योरी लेक्चर्स में अपने लॉन्ग थिन वायर इन्फिनिटी वायर का हमने जो फॉर्मूला निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसका हमें वो ड्राइव करना है जिसकी डेंसिटी हमको लैम्डा दे रखी है। हिंट में क्या बोला है, अब हिंट भी है। हिंट में बोला है यूज कूलाम्स लॉ डायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली हमको क्या यूज करना है, कूलाम्स लॉ, और फिर उसको जो भी अपना सॉल्यूशन है, इंटीग्रेशन है या इंटीग्रल जो भी हमें करना है वो सब करना है। ठीक है, तो उसको करने से पहले वही हर क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं, हमको क्या प्रूफ करना है। हम लेते हैं एक लॉन्ग थिन वायर ऑफ इन्फिनिटी लेंथ। सपोज करते हैं ये इन्फिनिटी लेंथ की एक क्या है, वायर है। कहाँ से, प्लस इन्फिनिटी से स्टार्ट होती है और माइनस इन्फिनिटी पे जाके खत्म होती है। ठीक है, अभी हमको क्या बताना, और इसका हमको क्या दे रखा है, डेंसिटी दे रखी है लैम्डा कूलाम पर मीटर। तो लैम्डा कूलाम पर मीटर इसकी डेंसिटी है। तो सपोज करते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज है लैम्डा डेंसिटी से। और अभी हमको क्या निकालना है, हमने डिस्कस किया है थ्योरी लेक्चर्स में, क्या किया है कि हमको पी पॉइंट पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, जो हमने किससे किया, गॉस लॉ से। अब यहाँ पे हमें गॉस लॉ यूज नहीं करना, हमें यहाँ पे यूज क्या करना है, कूलाम्स लॉ। तो सपोज करते हैं इसकी जो ये डिस्टेंस है पी तक की, वो हमारी हो जाएगी आर। लेट करते हैं, जब हमने इस पूरे लेंथ की जो वो ये वाली जो डिस्टेंस, और ये हमने मान लिया इतना कि पी डिस्टेंस पे क्या है, एक हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है जिसकी वायर से डिस्टेंस क्या है, आर। अब हम कोई भी एक छोटा सा एलिमेंट मान लेते हैं, यहाँ पे डी एक्स, ये x है, ये इतनी डिस्टेंस क्या है, x, और इसका एक छोटा सा एलिमेंट माना जो इस वाले पॉइंट से x डिस्टेंस पे है, इसका क्या है, dx, और वो हमारा इस पॉइंट पे जाता है, p पॉइंट पे, इस डायरेक्शन में अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, de dx de इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा यहाँ से इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब ऐसे ही अगर हम पूरे इस पॉइंट के लिए, इसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन इधर, इसकी डायरेक्शन, और ऐसे करके बहुत सारी डायरेक्शन हो जाएंगी। तो मतलब हम ये डायरेक्शन तो ले नहीं सकते, ऐसे तो हम करते रह जाएंगे, हर पॉइंट का निकालेंगे और उसकी डायरेक्शन चेंज होगी तो हर एक की वैल्यू अलग आएगी, ऐसे तो हम करेंगे नहीं। तो हम इसके क्या करते हैं, सिंप्लीफाई के लिए कंपोनेंट्स ड्रॉ करते हैं। कंपोनेंट्स वही हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा डीई कॉस थीटा, और ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा डीई साइन थीटा। अभी अपन लोगों को पता है कि इसके ऊपर पॉजिटिव है, इसके नीचे नेगेटिव है, तो जितने यहाँ पे डीई कॉस डीई साइन, मतलब डीई जितने भी ऊपर वाले बनाएंगे उसका जो डीई साइन थीटा है वो नीचे वाले डीई साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि नीचे वालों का सबका कितना बनेगा, ऊपर। तो हमको यहाँ पे लिख लेते हैं हम साइड में पहले ही कि डीई साइन थीटा जो ऊपर वाले से नीचे वाले में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। क्या हो गया हमारा, ये 0 हो गया, ये हमने बता दिया। ठीक है, अभी मानते हैं डी अपन लोग का हमारा थीटा साइन बनाते, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या बनाएगी, थीटा साइन, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और इसका डिस्टेंस मान लेते हैं पी, डी एक्स का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, जो अपन लोगों ने, जो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से करते हैं, वो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर जो ये वाली डिस्टेंस है, प्लस आर स्क्वायर जो ये वाली डिस्टेंस है, इसको ओ पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, इतना तो हमारा क्या हो गया, ये डायग्राम का लैम्डा कूलाम, ओ पॉइंट एक्स डी एक्स अंडर रूट, और ये आर और ये। ठीक है, अभी हम लोग को पता है कूलाम्स लॉ की मदद से हम लोग को करना है, तो हम क्या करेंगे, एक लेते हैं कोई भी चार्ज। ठीक है, मतलब जो हमको ये दिया हुआ है कि चार्ज ऑन एलिमेंट, जो हमारा चार्ज ऑन एलिमेंट डी एक्स है जो हमने लिया है, उसमें क्या मान लेते हैं, क्या हो जाएगा वो चार्ज हमारा, डी एक्स इज डी क्यू लैम्डा डी क्यू। ठीक है,
चार्ज हमने मान लिया डी क्यू। अभी अपन लोगों को पता है कि हमारा जो लैम्डा होता है वो क्या होता है, चार्ज अपॉन लेंथ, क्यू अपॉन एक्स। अब जब हम लोगों ने dx का माना है तो कितना हो जाएगा, लैम्डा इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी एक्स। तो डी क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे तो डी क्यू की वैल्यू क्या आएगी, लैम्डा डी एक्स। ये हो गया। अभी अपन लोगों को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डी क्यू, एक के लिए निकालेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, मतलब हमने डी एक्स जो हमने लिया है यहाँ पे उसके चार्ज क्या है डी क्यू। इस चार्ज को लेकर हमने एक का निकालेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे यहाँ से यहाँ तक था, तो हमारा क्या हो जाएगा, पूरे वायर का निकल आएगा। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डी क्यू एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी, कूलाम्स लॉ की मदद से हम लिखेंगे इसको। फॉर्मूला क्या होता है, के डी क्यू अपॉन डिस्टेंस, हमारी डिस्टेंस क्या आई है, अंडर रूट वाली एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पे अपन लोगों को के की वैल्यू पता ही है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, ये तो आपको अब तक तो याद हो ही गई होगी। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हम इंटीग्रेशन लगा रहे हैं ना, हम पूरे वायर का निकालेंगे। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ड्यू टू वायर। अब हम लोगों को क्या निकालना है, पूरे वायर की वजह से, प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी की वजह से निकालेंगे। तो उसको हम क्या कर देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा डी क्यू, हमारा नेट क्या आ गया, डीई कॉस थीटा प्लस डीई साइन थीटा। डीई साइन थीटा हमारा 0 हो गया क्योंकि सारे कैंसिल हो रहे हैं, तो सिंपल क्या बचेगा, डीई कॉस थीटा। ठीक है, और कहाँ से लिमिट कहाँ से लगेगी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। लिमिट हमने क्यों लगाई, क्योंकि हमें पूरे वायर की लेंथ निकालनी है। हमने दोनों कंपोनेंट लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, पर ये डायरेक्शन बार बार चेंज होगी तो हम इसको नहीं ले सकते। हमको एक स्टेशनरी डायरेक्शन लेनी है जिसके हम कंपोनेंट लेंगे, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, दोनों लेंगे। अब हमने देखा कि वर्टिकल वाले सारे कैंसिल हो रहे हैं, तो वो इक्वल्स टू में क्या आ गए, 0। तो हम कौन सा लेंगे, डायरेक्टली हॉरिजॉन्टल वाला। तो इतना हो गया हमारा, इतना फॉर्मूला हो गया। अब इस फॉर्मूले में हम क्या रखेंगे, वैल्यूज। वैल्यूज कौन सी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। डी की वैल्यू क्या है, के डी क्यू। डी क्यू की वैल्यू हमने क्या निकाली, लैम्डा डी एक्स अपॉन हमारा क्या है ये, एक्स स्क्वायर, सॉरी इसका होल स्क्वायर होता है ना अपॉन में आर स्क्वायर, तो इससे वो कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट से स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा यानी कि एक्स अपॉन में परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। हाँ जी, हाँ, तो कॉस थीटा हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी वो बेस अपॉन में हाइपोटेनियस होता है, परपेंडिकुलर तो ये हुआ ना, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हमारा आर अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, अब हमको क्या करना है, dx दे रखा है तो सारे जो भी कांस्टेंट निकल सकता है उसको निकालेंगे, अपना जो सॉल्यूशन है उसको इजी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, हम बाहर क्या ले सकते हैं, लैम्डा ले सकते हैं, r ले सकते हैं, और k की वैल्यू ले सकते हैं जो कि क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो हमारा आ गया बाहर, k लैम्डा r। अब अपन लोग के अंदर लिमिट के अंदर क्या बचा, क्या बचेगा, dx अपॉन में, अब ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर 3/2। अब ये थोड़ा मैथ्स वाले स्टूडेंट्स आराम से समझ जाएंगे। इसमें हम लोगों को करना क्या है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करता हूँ। ये मैथमेटिकल में इंटीग्रेशन वाला टॉपिक है, उससे सॉल्व हुआ, जहाँ पे हम एक्स को हम क्या यूज करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे किस फॉर्म में, आर टेन फाई में। टेन थीटा मतलब टेन थीटा नहीं लेंगे क्योंकि थीटा हमने यहाँ पे लिया, तो फाई लेंगे। दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dx r sec स्क्वायर फाई डी फाई। ये हमारा अलग से है, रफ वर्क है सब्स्टिट्यूशन के लिए। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज रखेंगे, लेमडा r अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन। अब देखो लिमिट्स भी चेंज होंगी जब हम सब्स्टिट्यूट करते थे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम लिमिट्स भी चेंज करते हैं, मैथ्स वाले बच्चे अच्छे से जानते होंगे। प्लस पाई/2 से माइनस पाई/2 से प्लस पाई/2। यहाँ पे हो जाएगा dx की वैल्यू हमने क्या निकाली, r sec स्क्वायर थीटा, सॉरी sec स्क्वायर फाई डी फाई अपॉन
आर क्यूब सेक क्यूब डी सॉरी सेक क्यूब फाइव। ठीक है, ये इतना हो जाएगा, हाँ इतना हो जाएगा। इसके बाद में आर से आर कैंसिल हो जाएंगे हमारे, आर स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचेगा, लैम्डा बचेगा बाहर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बचेगा। हमारी लिमिट चेंज हुई है -π/2 से +π/2। और यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, यहाँ पे ये सेक स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा cos फाइव डी फाइव। अपन लोगों को पता ही है कि अब तो ये सिंपल हो गया, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन। तो लैम्डा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लिमिट्स लगेंगी साइन फाइव -π/2 से +π/2, वैल्यूज पुट करेंगे तो ये बचेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 -1, तो हो जाएगा 2 लैम्डा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और हमारा क्या बचेगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। सॉरी, हमारा आर भी चल रहा था, ठीक है, ये मैं लिखना भूल गई थी यहाँ पर। ये क्यूब है और ये एक आर है और ये एक आर है, तो वो कैंसिल हो जाएगा। थोड़ा सा कुछ नहीं, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस कूलाम्स लॉ यूज करना था और बाकी सब तो मैथमेटिकल था, न्यूमेरिकल टाइप सॉल्व करो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 31। हमारा वो चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड है, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ते हैं। It is now believed that protons and neutrons are themselves built out of more elementary units called quarks. A proton and neutron consist of 3 quarks each. 2 types of quark are so-called up quark, denoted by U of charge plus 2/3 electron, and the down quark, denoted by D of charge minus 1/3 electron, together with electrons build up ordinary matter. Suggest a possible quark composition of a proton and neutron. ये आप क्वेश्चन जो आप मैथ वो फिजिक्स का समझ रहे हो, ये क्वेश्चन फिजिक्स का नहीं है, ये टोटल मैथमेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है। और ये टोटल वो वाले क्वेश्चन है जो हम स्टोरी राइटिंग के करते थे ना 6th-7th क्लास में, कि हमारे पास एक चीज है, वो 3 पेंसिल से बनी है, एक पेंसिल का रेट 2 है, मतलब हमारे पास 10 रुपए हैं, 3 पेन हमको खरीदने हैं, 2 पेन मतलब एक पेन का जो रेट है वो 2 रुपीज है और एक पेन का रेट है 3 रुपीज है। अब हमको बताओ कि 3 पेन हम किस तरीके से खरीदें कि हमारे क्या हो, कि हमारे खाली 10 रुपए खर्च हो या 8 रुपए खर्च हो, जो भी हो। इसी टाइप का क्वेश्चन है। हमको कहा है कि हमारे अपन लोगों का पता चल चुका है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन से भी छोटी चीजें होती हैं, एलिमेंट्री चीज यूनिट्स होते हैं, उनको कहते हैं हम क्या, क्वार्क्स। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है 3 क्वार्क से बनते हैं, यानी कि सपोज करो एक प्रोटॉन ये गया, इसमें क्या होंगे 3 क्वार्क होंगे। ठीक है, अब इन 3 के हमें वो दे रखा है कि मतलब हमने क्वार्क को, जो क्वार्क होते हैं उनको बेसिकली हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक किया है अप एंड एक किया है डाउन। अब हम लोगों को बताना है कि अप डाउन मतलब अप और डाउन का हमको वो मतलब मैग्नीट्यूड भी दे रखा है। प्रोटॉन के लिए हमें कैसे कैसे कितने क्वार्क चाहिए बोले तो हमें कितने डाउन और कितने अप क्वार्क चाहिए इस 3 क्वार्क को बनाने के लिए, इस एक प्रोटॉन को बनाने के लिए। मैथमेटिकल है, हम पहले लिख लेते कि क्या दे रखा हमको, अप क्वार्क जिसकी हमको मैग्नीट्यूड क्या दे रखी है, जो हम किससे डिनोट करते हैं, U से, और जिसका मैग्नीट्यूड हमको दे रखा है +2/3 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही डाउन क्वार्क जिसको हमने किससे डिनोट कर रखा है, -1/3 इलेक्ट्रॉन से। अब हमको क्या बनाना है, प्रोटॉन बनाना है। देखो मैं 2 तरीके बताती हूँ, एक तो इजी तरीका है विजुअलाइजेशन पर, और एक जो मैथमेटिक्स में मतलब जो हम मैथ्स में हमेशा करते हैं। प्रोटॉन का हमको पता है कि चार्ज कितना होता है प्रोटॉन के ऊपर, प्लस इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज होता है ना, प्लस। तो हमको इन दोनों को इस तरीके से यूज करना है ताकि हमारा जो आंसर हो प्लस या माइनस करने पे जो हमारा आंसर हो +E बने। सिंपल सी बात है, अगर हम 2/3 इलेक्ट्रॉन प्लस 2/3 इलेक्ट्रॉन माइनस 1/3 इलेक्ट्रॉन करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा सॉल्व करने पर वो 1 इलेक्ट्रॉन बोले तो +E बचेगा। ठीक है, और इसको हम ये भी कर सकते हैं UUD, यानी कि अप और ये फिर हमारा डाउन का डाउन क्वार्क।
ऐसे ही अगर हम न्यूट्रॉन का देखें, न्यूट्रॉन का हमारा चार्ज हम लोगों को पता है कि क्या होता है, 0 न्यूट्रल चार्ज होता है। अगर उसमें हम देखें तो अगर हम एक इलेक्ट्रॉन -1/3 इलेक्ट्रॉन -1/3 इलेक्ट्रॉन करेंगे, यानी कि ए का अप क्वार्क 2 डाउन क्वार्क लेंगे तो हमारा 0 न्यूट्रल चार्ज बनेगा। तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, EDD। और नहीं तो सिंपल हम ले सकते हैं कि एक अप क्वार्क को हम मान लेते हैं X, तो डाउन क्वार्क की नीड कितनी हो जाएगी हमारे पास, 3 - X, क्योंकि टोटल 3 है। X नंबर हमारे पॉजिटिव के हो गए तो नेगेटिव वो न्यूट्रल वाले वो डाउन वाले के क्या हो जाएंगे, 3 - X। अब हम लिख सकते हैं हमें प्रोटॉन के लिए चाहिए होता है, प्रोटॉन की यूनिट क्या होती है, प्रोटॉन के लिए प्लस चाहिए होता है। तो सिंपल सी बात है, हम UX यानी कि प्लस अपर क्वार्क के X प्लस D के कितने हो जाएंगे, 3 - X, वो किसके इक्वल है, E के। इसको हम सॉल्व करेंगे, U की हमें मतलब 2/3X प्लस डाउन की -1/3 EX इंटू 3E इंटू 3 - X इलेक्ट्रॉन। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारी X की वैल्यू आएगी 2, और फिर जो हमारा वो ये कितने हो गए, अप क्वार्क, ये मैं प्रोटॉन के लिए बता रही हूँ, और डाउन क्वार्क कितने हो जाएंगे, 3 - X बोले तो 3 - 2 और 1, और यही हमने यहाँ पे निकाला था, 2 अप और 1 डाउन क्वार्क। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 31। इसके 2 पार्ट हैं, पहले हम ए पार्ट पढ़ते हैं। कंसिडर एन आर्बिट्ररी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। हमको कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का एक मतलब फील्ड लेनी है जिसमें कहीं पे भी कुछ भी चार्जेस हो सकते हैं। अ स्मॉल टेस्ट चार्ज, और उसमें बताया है कि फिर उसमें क्या डाला गया है, एक स्मॉल टेस्ट चार्ज डाला गया है जहां पर कहां पर, जहां पर नल पॉइंट है, जहां पे बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है। ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन शो दैट द इक्विलिब्रियम ऑफ द टेस्ट चार्ज इज नेसेसरीली अनस्टेबल। अब हमको बताना है कि जो इक्विलिब्रियम था वो उसका अनस्टेबल होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं फॉर्म होगा। तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए पहले हम क्या बनाते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। सपोज करो ये Q1 Q2 Q3 Q4 और Q5, ये Q1 मान लेते हैं, ये Q2 Q3 कुछ भी मान सकते हैं, Q4 और Q5। और हमने सपोज किया एक नल पॉइंट है O एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पे इन मतलब इक्विलिब्रियम है, बोले तो ये चार्ज कोई भी फोर्स अपनी प्रोड्यूस करेंगे, कहीं पे भी सपोज करते हैं, मानते हैं कहीं पे भी मतलब फोर्स मानते हैं, O पॉइंट पे आके सारी फोर्स क्या हो जा रही है, नल हो जा रही है, यानी कि नल पॉइंट हो गया ये O पॉइंट। और यहीं पे हमने क्या इंसर्ट किया, एक टेस्ट चार्ज Q0। ठीक है, अभी हम लोग को प्रूव करना है कि अगर इस टेस्ट चार्ज को अगर हम बनाएंगे तो ये पूरा जो भी होगा इक्विलिब्रियम वो हमारा अनस्टेबल हो जाएगा टेस्ट चार्ज के लाने पे। वो तो सिंपल सी बात है, अगर घर में 4 लोगों की रहने की जगह है, 4 लोग आराम से मिलकर स्टेबल होके रह रहे हैं, कोई 5वां बंदा आके रहने लग जाए जबरदस्ती, तो वो अनस्टेबल नहीं हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है सारे चार्जेस, पर हमने एक टेस्ट चार्ज लेकर आए, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, पर फिर भी कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस तो क्रिएट करेगा। सपोज करते हैं Q0 चार्ज को हमने डिस्प्लेस किया x डिस्टेंस तक, हमने क्या किया, डिस्प्लेस। सपोज किया हमने उसको x डिस्टेंस तक, यहाँ तक उसको क्या किया, डिस्प्लेस। फिर उसके जब उसको हमने डिस्प्लेस किया, बाकी सब फोर्स लगा रहे तो एक रीस्टोरिंग फोर्स मिलेगी उसको वापस उसी पॉइंट पे आने के लिए, फोर्स बोले तो रीस्टोरिंग फोर्स मिलेगी। फिर ये सारे चार्ज जो भी हमारे इक्विलिब्रियम में हैं वो सारे इस पे अपोजिट, थर्ड लॉ न्यूटन का पड़ा हुआ है, सब लोग क्या करेंगे, अपोजिट इक्वल एंड अपोजिट चार्ज मतलब फोर्स लगाएंगे, वो भी रिस्टोरिंग फोर्स होगी। यानी कि अब सारे हिल गए इस फोर्स की वजह से, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये सारे चार्ज क्या हो गए, डिस्प्लेस हो गए। जब डिस्प्लेस हो गए तो इक्विलिब्रियम में कहाँ रहे, तो वही है, समझ में आया, वही चीज हम न्यूमेरिकल वो थ्योरेटिकल लिखेंगे। इफ इनिशियली, स्टार्टिंग में हम क्या मानते हैं, इफ इनिशियली एक सिस्टम है हमारा, सिस्टम
इज इन इक्विलिब्रियम, हमारा एक सिस्टम है इक्विलिब्रियम में विदाउट, जहां पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, विदाउट एक्सटर्नल फोर्स, कोई भी हमारी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। देन उसके बाद देन ऑन डिस्टर्बिंग, तो उनको अगर हम डिस्टर्ब करेंगे तो रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट होगी। देन ऑन डिस्टर्बिंग द सिस्टम एट टेस्ट चार्ज, हमने टेस्ट चार्ज को डिस्टर्ब किया, उसकी वजह से रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट होगी। रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से पूरा इक्विलिब्रियम क्या होगा, डिस्टर्ब। अब रिस्टोरिंग फोर्स पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी, क्योंकि हमने चार्ज बोले थोड़ी ना कि ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, कोई भी चार्ज हो सकते हैं। तो जिस हिसाब से चार्जेस होंगे उस हिसाब से रिस्टोरिंग फोर्स होगी। ऑन इट, कहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट हो रही है, टेस्ट चार्ज पर, तो लिखेंगे टेस्ट चार्ज। एंड ऑल्सो, और फिर रिटर्न में इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन से क्या होगा, ऑन द अदर चार्जेस, उसकी वजह से अदर चार्जेस पे भी होंगे। द सिस्टम, फिर हमारा क्या हो जाएगा, द सिस्टम विल नो लॉन्गर बी इन इक्विलिब्रियम, कैन नॉट बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, हाँ स्टेबल इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। नाउ द सेकेंड पार्ट क्या कहता है हमारा कि वेरीफाई दिस रिजल्ट। अभी हमने ये रिजल्ट निकाला कि कोई भी स्टेबल इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। अब हमें उसी को वेरीफाई करना है। क्या, एक कंडीशन दे दी कि हमें दो चार्जेस दिया ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड एंड साइन, सेम मैग्नीट्यूड सेम साइन, यानी कि आइडेंटिकल चार्जेस दिए हुए हैं हमको, दो चार्जेस, और वो एक कहाँ पे रखे हुए हैं, एक डिस्टेंस अपार्ट, कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखे हैं। सपोज करते हैं ये क्यू है, ये क्यू है, पॉजिटिव ले लेते हैं, सेम साइन सेम चार्ज, हाँ, और उनके बीच में कोई भी डिस्टेंस है। उनका इक्विलिब्रियम नल पॉइंट कहाँ होगा, उन दोनों पॉइंट के कहाँ पे, सेंटर पे। सपोज करते हैं ओ नल पॉइंट हो गया हमारा। इसी नल पॉइंट पे हमने क्या रखा, एक टेस्ट चार्ज रखा Q1, ठीक है, Q1 हमने टेस्ट चार्ज रखा। ऑब्वियसली बात है, जब ये पॉइंट O है तो ये हमारा, ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे एक नेगेटिव आएगा। इनको बैलेंस करने के लिए ये कैसा होगा, नेगेटिव Q1 होगा। अब अपन लोगों को पता है ये चार्ज लेते हैं, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो। हम सपोज करते हैं इस चार्ज को लेते हैं, इस चार्ज पे प्लस Q के थ्रू इस डायरेक्शन में चार्ज फोर्स लग रहा होगा ड्यू टू प्लस Q, जो पहला वाला है, और इस तरफ अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा किसकी वजह से, ड्यू टू माइनस Q1 या फिर Q1। अब इस हमको पता है इक्विलिब्रियम में है, अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो हमारी फोर्स 1 यानी कि Q1 इक्वल्स टू फोर्स इसके Q के इक्वल हो जाएगी। फोर्स बाय 1 इक्वल्स टू सिंपल फोर्स इसके इक्वल होनी चाहिए, इक्विलिब्रियम में है तो। फिर हम इस चीज को इसको F पॉइंट को हम क्या कह रहे हैं, इसको थोड़ा सा हमने डिस्प्लेस कर दिया। थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे, चाहे इस डायरेक्शन में कर लो, इस डायरेक्शन में कर लो, किसी भी डायरेक्शन में कर लो, तो F1 चेंज हो जाएगी। फिर हमारी F1 डज नॉट इक्वल टू F रहेगी। फिर हमारा चेंज हो गई ना, फोर्स डज नॉट इक्वल रहेगी, तो यानी कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में है ही नहीं, इक्विलिब्रियम स्टेबल इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो उसी के लिए हम लिख देंगे, ये लिखा, फिर हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, फिर लिखेंगे एन इक्विलिब्रियम ओनली अंडर, इक्विलिब्रियम कब होगा, मतलब इक्विलिब्रियम जब हमारा केवल और केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कि हमको पहले ही वो दे रखी है कंडीशन, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, ओनली एंड ओनली अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अंडर कभी भी, कैन नेवर बी, कभी भी हमारा स्टेबल नहीं हो सकता। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पार्टिकल ऑफ मास m, हमको एक पार्टिकल दे रखा है m मास का, जिस पे चार्ज क्या है -q, एक इंटर करता है कहाँ पे, जहाँ पे दो प्लेट्स के बीच में, जो x एक्सिस के अलोंग में, जिसको स्पीड क्या दी गई है, vx स्पीड से वो गया है, और उसकी लेंथ क्या है l।
इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म। हाँ, ना अब हमको क्या बताना है कि जो उनके बीच का जो वर्टिकल डिफ्लेक्शन होगा वो ये प्रूफ करके लेकर आना है, और उसको कंपेयर करना है किससे, ग्रेविटेशनल वाले उससे। तो इजी है, हमने इस टाइप का क्वेश्चन पहले किया हुआ है, जहाँ पे हम मानते हैं ये प्लेट्स मानते हैं प्लस ये माइनस, ठीक है। क्यू हमको माइनस क्यू चार्ज दिया गया है, और कैसे वी एक्स वेलोसिटी से, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब जब हमको वी एक्स इधर दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा, परपेंडिकुलर ये एक्सेलरेशन होगा, जिसकी वजह से एक हमारा क्या होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन होने के बाद में यहाँ पे भी वी एक्स रहेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में तो चेंज होगा नहीं, कहीं पे भी ले वी एक्स ही रहेगा। सपोज करते ये प्लेट के बाहर चला गया। अब इसका हॉरिजॉन्टल अगर हम लेते हैं तो हमें ये प्रूफ करना है, ये जो डिफ्लेक्शन हुआ है, ये जो हमने वाई माना है, ये जो डिफ्लेक्शन ये हमारा इसके ये जो फॉर्मूला है इसके इक्वल हमको लेकर आना है, ठीक है। सपोज करो इसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस टेबल किया है x इक्वल्स टू एल, जो हमने इसकी लेंथ दे रखी है प्लेट्स की। यहाँ पे वी एक्स है वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एक्सीलरेशन की वजह से वी वाई, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, वी वाई यहाँ पे कुछ और होगी, ठीक है। इसके बाद में हो गया इतना। अब कुछ नहीं, अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया हुआ है, हमें पता है कि वो पार्टिकल के जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसे होगा, जो एफ होता है वो क्या कहते हैं, एफ इक्वल्स टू जो फोर्स लग रहा होगा वो क्या लग रहा होगा, एम ए। यहाँ से हम एक्सीलरेशन की वैल्यू निकालेंगे, वो कितनी हो जाएगी, क्यू ई अपॉन एम। एक्सीलरेशन की वैल्यू हो जाएगी फोर्स अपॉन एम। यहाँ पे फोर्स कौन सी लग रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाली, जो फोर्स किसके इक्वल हो जाएगी, क्यू ई के। तो एक्सीलरेशन क्या होगा, क्यू ई अपॉन एम। अब अपन लोग को निकालेंगे हम टाइम। टाइम कितना लगा रहा है इस एल लेंथ को कवर करने के लिए। टाइम क्या होता है, हमने स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या है, एल डिस्टेंस जो पूरी प्लेट की लेंथ है, और स्पीड क्या है, वी एक्स हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। अब अपन लोग को पता है कि ड्रिफ्ट हमारा क्या होगा, केवल और केवल ड्रिफ्ट हमारा केवल और केवल वाई डायरेक्शन में होगा, ड्रिफ्ट इन वाई डायरेक्शन। और ड्रिफ्ट इन वाई डायरेक्शन क्या हो जाएगा, हम लोगों ने फॉर्मूला सेकंड इक्वेशन पढ़ी हुई है, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू हमारे यहाँ पे 0 रहेगा, तो एस जो हमारा हमको डिस्टेंस निकालना है, और जो हम लोग निकाल रहे हैं क्या, डिफ्लेक्शन, एस इक्वल्स टू वाई, तो वाई इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या है हमारी, क्यू ई अपॉन एम, और टी की वैल्यू क्या है, एल अपॉन वी एक्स का होल स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, क्यू ई एल स्क्वायर अपॉन 2m वी एक्स का होल स्क्वायर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 34। क्या कहता है, पढ़ते हैं। सपोज दैट द पार्टिकल इन एक्सरसाइज, जो हमने लास्ट एक्सरसाइज करी वही पार्टिकल है, वो क्या है, वो हमारा इज एन इलेक्ट्रॉन। वहां पे हमने प्लस चार्ज कर लिया था, वहां पे भी हमने नेगेटिव चार्ज कर लिया था, पर यहाँ पे क्या दिया है, एक मतलब वो क्लैरिफाई कर दिया कि वो एक इलेक्ट्रॉन है जिसका हमें मास पता होता है और जिसका हमें चार्ज पता होता है। उन्होंने वी एक्स वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टली थ्रो किया है। अगर ई हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस दे रखी है जो हमने डी ले रखी है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी भी हमको क्या दे रखा है, मैग्नीट्यूड। तो अब हमको क्या निकालना है, अब हमको बताना है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारा कहाँ पे जाके स्ट्राइक करेगा। लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या निकाला था, y इक्वल्स टू क्यू ई एक्स स्क्वायर अपॉन 2m वी एक्स स्क्वायर, ठीक है। अभी हमने x वहां पे क्या लिया था, l लिया था, जो प्लेट्स की क्या थी डिस्टेंस। अब इस क्वेश्चन में हमको जो इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेगा ऊपर आके
ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है, ऊपर जाके प्लस में जाके स्ट्राइक करेगा कहीं ना कहीं, कहाँ पे जाके स्ट्राइक करेगा उस लेंथ को हमें बताना है। उसी लेंथ को हमने लास्ट क्वेश्चन में L माना था, इसी लेंथ को हमने यहाँ पे मान लिया X। उस क्वेश्चन में हमने Y निकाला था, इस क्वेश्चन में हमको Y गिवन है। सिंपल सी बात है, हॉरिजॉन्टल से ये पूरी की D डिस्टेंस है तो हाफ डिस्टेंस D/2 हो जाएगी, यही हमारा Y है, तो ये क्या हो जाएगा D/2। तो वैल्यूज रख देंगे सिंपल, हम लिखते हैं पहले द रिलेशन इन X एंड Y distances travel by particle is क्या हो जाएगा (2mvx का होल स्क्वायर। तो x की वैल्यू निकालनी है हमको, x क्या हो जाएगा रूट में अपॉन QE, vx हमारा बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा 2my अपॉन QE इंटू vx। इनमें हम वैल्यूज रखते हैं 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 जो हम सबको याद है। y हमको क्या दे रखा है, हमको ये पूरी डिस्टेंस क्या दे रखी है 0.5 सेंटीमीटर, हाफ डिस्टेंस हो जाएगी 0.25 सेंटीमीटर। उसको उसमें मीटर में कन्वर्ट करके लिख देते 2.5 इंटू 10⁻³ चार्ज हमारे इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1.6 इंटू -10⁻19 सॉरी हाँ 10⁻19 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमको क्वेश्चन में गिवन है इंटू Vx जो हमको क्वेश्चन में गिवन है। इन सबको अभी ये न्यूमेरिकल पार्ट है, अपने आप सॉल्व करना। इन सबको सॉल्व करने के बाद में हमारा आंसर आएगा अप्रॉक्सीमेटली 1.12 इंटू 10⁻² मीटर, जिसे हम सेंटीमीटर में लिखे तो 1.12 सेंटीमीटर। हो गया क्वेश्चन।